राज्य उपस्थित माननीय मंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। सचिव विद्युत मंत्रालय श्री पंकज अग्रवाल जी भी हमारे उपस्थित हैं। अध्यक्ष केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण श्री घनश्याम प्रसाद जी का भी स्वागत है। अब मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो विद्युत मंत्रालय की उपलब्धियों और भविष्य के विजन के बारे में विस्तार से मीडिया को संबोधित करें। जैसा आपको मालूम है कि सबको मालूम है कि कल 9 जून को अपनी इस मोदी जी की तीसरी बार की सरकार बनी, कुल मिलाकर 11 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। 11 वर्ष पूरे हो गए हैं तो कुल मिलाकर अगर हम देखें 11 वर्ष पूर्ण हुए और जो टारगेट रखा हुआ है उस टारगेट को आने में 22 वर्ष और है, यानी एकदम डबल पीरियड और उसमें बाकी है। 25 और 22 2047। अल्टीमेटली मोदी जी ने जो हमारे सामने कुछ रखा है, 2047 देश को विकसित भारत इस नाते से और हम देखना चाहते हैं। तो ये यात्रा लगातार सुखद बन रही है और आने वाले 22 वर्षों जितना काम हमने 11 वर्ष किया है उससे कई गुना मल्टीफोल्ड काम और भी करना है। और जब विकसित भारत बनाने की बात है तो विकसित भारत का मतलब है कि देश का आर्थिक स्थिति से हम दुनिया में एक अपना आंकड़ा छू सकें। और अगर आर्थिकी बढ़ानी है तो उसके लिए ट्रेड, उसके लिए इंडस्ट्री, उसके लिए इकोनॉमिक्स, लोगों का जीवन स्तर, सब प्रकार को ऊंचा उठाना होगा। और इन सब कामों में अगर किसी एक डिपार्टमेंट की भूमिका, जो आने वाले समय में 526 इस वर्ष के अंत में ये 526 गीगावाट हम पूरी करेंगे, ऐसा हमारा टारगेट है। इसमें भी फॉसिल का जो हमारा 475 में फॉसिल का टारगेट है, 475 के बजाय रादर 472 है, क्योंकि एक हमारा जो प्लांट है कोल का और गैस का, दोनों लंबे समय से बंद थे, उनको हमने परमानेंटली डिस्कार्ड कर दिया है कि वो बंद रहेंगे। तो इसलिए हमारी जनरेशन कैपेसिटी लगभग 2.5 गीगावाट कम होकर के 472 हुई है, और जिसमें फॉसिल की 240 है और नॉन फॉसिल की 232 है। अर्थात नॉन फॉसिल और फॉसिल का जो परसेंटेज है वो 52-48 ये परसेंटेज है। और बहुत निकट भविष्य में हम 50 के पार, नॉन फॉसिल यानी रिन्यूएबल एनर्जी, हम 50 के पार पहुंचने वाले हैं। और मुझे आशा है कि हम इस वर्ष के अंत तक, यानी दिसंबर 25 तक, हम नॉन फॉसिल से आगे बढ़ जाएगी, 50% से आगे, जो एक अच्छा गुड साइन है टुवार्ड्स डिमिनिशिंग दिस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। और इसी में एक चीज़ और जो मुझे जोड़नी है कि अगर दुनिया भर के देशों में कंपेयर करते हैं तो हम जो G20 के देश हैं उसमें हम 11 देश हमसे आगे हैं। नॉन फॉसिल में हम 12वें नंबर पर हैं G20 में, और बहुत जल्दी हम उनको कवर करने के लिए, हालांकि बहुत बड़ा गैप है, कुछ देश तो ऐसी हैं जो 85-88% RE का उपयोग करते हैं, केवल 12-15% ही उनके यहाँ फॉसिल का उपयोग होता है। उस पर तो पहुंचना बड़ा कठिन है अभी, लेकिन 50% से पार करने का टारगेट जो मैंने बताया वो हमारा है ये। जहाँ तक पावर एक्सपोर्ट की बात है, 2013-14 में हम पावर को इंपोर्ट करते थे 3267 मेगावाट पावर, ये हमने 13-14 में इंपोर्ट की है नेट में। और जबकि 2023-24 में हम एक्सपोर्ट करने वाले हो गए 4665 मेगावाट हमने एक्सपोर्ट किया है। अर्थात हम एक प्रकार से सरप्लस तो हो ही गए अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के भी आगे रास्ते हमारे लिए खुले हैं। जहाँ तक बिजली सप्लाई का, इलेक्ट्रिक सप्लाई का विषय है, रूरल पावर में पावर सप्लाई बहुत अच्छी हमारी बढ़ी है, बहुत तेज गति से बढ़ रही है। 2013 में 12.5 घंटे
और पावर सप्लाई हम रूरल इलाके में देते थे आउट ऑफ 24 आवर्स, जबकि अब 22.6 घंटे यानी 22 घंटे 36 मिनट हम पावर ग्रामीण क्षेत्र को सप्लाई करते हैं, जबकि शहरों में यही 23 घंटे और 24 मिनट 23.4 आवर्स ये हम सप्लाई करते हैं। टेक्निकल कारणों से ये जो 36 मिनट का गैप रह जाता है, तो ये तो सामान्यतया टेक्निकल कारणों से सब जगह ही ये रहता है। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करता हूँ तो ट्रांसमिशन में हम लोगों ने जो 2013-14 में लाइनें हमारी 2.91 लाख सर्कल किलोमीटर थी, 2.91 लाख सर्कल किलोमीटर, वो बढ़कर के 24-25 में 4.94 लाख सर्कल किलोमीटर हो गया, अर्थात 2 लाख से भी ज़्यादा सर्कल किलोमीटर लाइनें ट्रांसमिशन की हमारी ये बढ़ी हैं इन 11 वर्षों में। डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ तक विषय है, डिस्ट्रीब्यूशन के इसको हम इस नाते से आंक सकते हैं कि इसके लॉसेज हैं, ये लॉसेज 13-14 में 22.62% थे कुल मिला के नेशनल एवरेज, और अभी ये एवरेज 16.12% ये नेशनल एवरेज हमारा जो AT&C लॉसेज ये हो रहा है। और जो हमारा रेवेन्यू गैप रह जाता था, ACS और ARR का जो गैप है, जिसको हम रियलाइज नहीं करते थे ओनली बिकॉज ऑफ डिसीजन ऑफ हमारे टैरिफ ऑर्डर जो होते थे उसके कारण से, वो 78 पैसे पर यूनिट ये हमारा उस समय गैप होता था 13-14 में, जो अब घट करके 24-25 में मात्र 10 पैसे पर यूनिट ये गैप रह गया है। इसमें भी एफिशिएंसी ये हमारी बढ़ी है। और इस एफिशिएंसी बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल स्मार्ट मीटर्स इनका रहा है। हमने स्मार्ट मीटर्स 2023 में लगाने शुरू किए थे, इसकी तुलना 2013-14 से नहीं कर सकते, उस समय स्मार्ट मीटर की कल्पना भी ऐसी नहीं थी। तो 22-23 के अंदर जो शुरू किया उसके अंदर पर डे 4000 स्मार्ट मीटर्स ये लगाए जाते थे, जो हमारी गति थी लगाने की। जो मई 24 में 14,000 मीटर पर डे लगाने शुरू किए, आज मई 25 में इसकी गति 1,15,000 मीटर पर डे लगाए जाते हैं, अर्थात 19 करोड़ मीटर हमको ये लगाने हैं। अभी तक उसमें 3.14 करोड़ लगा पाए हैं। आने वाले समय में स्पीड को और बढ़ा करके और बहुत शीघ्र हम ये स्मार्ट मीटर लगाएंगे। और इस स्मार्ट मीटर में भी प्रीपेड स्मार्ट मीटर, इसकी गति को भी बढ़ाना शुरू किया है। हमने तय किया है कि अगस्त 31 2025 तक जितने गवर्नमेंट ऑफिस हैं और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑफिसर्स हैं और गवर्नमेंट कॉलोनीज हैं, उन सब के घरों के मीटर सबसे पहले प्रीपेड होंगे, ताकि साधारण जनता में, सिटीजन में, कंज्यूमर्स में ये एक मैसेज जाए कि सबसे पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में जितने मीटर्स हैं वहीं प्रीपेड लगेंगे, पहले पैसा जमा कराओ उसके बाद बिजली प्राप्त करो। जैसे आजकल टेलीफोन कंपनीज करती हैं कि पैसा जमा कराओ तो कॉल करो, नहीं तो बंद। इसलिए सबसे पहले गवर्नमेंट के अपने घरों से ही इस काम को शुरू किया जाएगा। और इसके बाद जो बड़े लोड के कनेक्शंस हैं उनको भी नवंबर 2025 तक सभी को हम प्रीपेड करेंगे। और प्रीपेड करने से काफ़ी अच्छी मात्रा में जो पैसा है ये पहले इकट्ठा होगा, तो इन्वेस्टमेंट जो हमारी है उसके अंदर इसका उपयोग होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी चाहे वो जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं या ट्रांसमिशन के हैं, डिस्कॉम्स के हैं, इन सब में बड़ी मात्रा में और पैसा जो है इन्वेस्ट होने की आगे योजनाएं हैं। जैसे विस्तार होगा तो उसमें एक रास्ता ये है कि सबका 1 महीने का या 2 महीने का बिल ये पहले से पैसा उसका जमा कराए। और उसमें कुछ प्रदेशों ने अपनी कंसेशन देने की स्कीम्स भी शुरू की हैं। किसी ने 5% किया है, किसी ने 3% किया, किसी ने 2% किया। ये भी एक बड़ा लाभ कंज्यूमर को उसके माध्यम से होगा। जनरेशन के विषय में
बहुत से विषय मैंने बताए हैं। कोल की हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी है जनरेशन में, कोई कठिनाई नहीं है। कोल डिपार्टमेंट से तालमेल हमारा ठीक चल रहा है। शक्ति पॉलिसी के माध्यम से योजनाएं पूरी बनाई जाती हैं। अभी जो कमीशन किए गए हाइड्रो प्रोजेक्ट एक साल में 3000 मेगावाट हमने प्रोजेक्ट इस साल लगाए हैं और 3000 मेगावाट ही हमने अगले अप्रूव कर दिए हैं। हमारी दो कंपनियां NHPC, SJVN दोनों नवरत्ना स्टेटस इनको प्राप्त हुआ है, ताकि बहुत तेज गति से ऑटोनोमस होकर के काम करना शुरू करेंगे। जनरेशन में एक विषय और आपको बताना है कि न्यूक्लियर जो है इस पर हम फोकस कर रहे हैं, न्यूक्लियर पावर पर। न्यूक्लियर पावर अभी तक 8 गीगावाट के लगभग इसकी जनरेशन होती है। 15 गीगावाट के लगभग आगे के लिए और प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। वैसे 22-23 गीगावाट के आसपास की प्लानिंग हमारी है, लेकिन जैसा घोषणा की गई है कि 2047 तक 100 गीगावाट हमारा टारगेट है। तो 100 गीगावाट टारगेट करने के लिए अभी से प्लानिंग हमने की है, क्योंकि सामान्यतः जो समय है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में ही समय का अवधि उसमें ज़्यादा लगती है एस्टेब्लिश करने की। अभी तक 13 वर्ष की अवधि ऐसी आकी गई है कि जब एक बार कंसीव होता है कोई प्रोजेक्ट तो 13 वर्ष के बाद वो प्रोजेक्ट फाइनल होता है। हम प्रयत्न कर रहे हैं उस पर भी समय अवधि को कैसे घटाया जाए, उसकी क्लियरेंसेस कैसे हम जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट की ओर से जो दी जानी है वो दी जा सके, फिजिबिलिटी उसको कैसे कर सकते हैं, उसकी फील्ड का सर्वे जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो 13 वर्ष के बजाय ये 8 वर्ष 9 वर्ष आ करके और कैसे उन प्रोजेक्ट्स को भी जल्दी किया जाए। बहुत से प्रांतों ने ऑफर की है, जगह चिन्हित करनी शुरू कर दी है। हर प्रदेश जो सीस्मिक जोन 5 में नहीं है, ऐसे सब प्रदेशों में कम से कम एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जरूर लगे। 4 में है, 3 में है, 2 में है, ताकि वहाँ कल को जब थर्मल पावर को हम थोड़ा उसमें निरुत्साहित करेंगे, कम करेंगे, तो थर्मल की जगह एक जिसको कहना चाहिए रिलायंट, जो एक परमानेंट पावर है 24/7 क्या कहेंगे बेस लोड, तो उसमें थर्मल की बजाय उसको न्यूक्लियर की ओर ला सके। तो न्यूक्लियर को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि 2070 तक हमको नेट जीरो कार्बन का अगर अपना टारगेट पूरा करना है तो 2035 के बाद थर्मल नहीं लग पाएंगे और उसके जगह न्यूक्लियर लगने शुरू हो, ताकि वो जो कमी है थर्मल वाली उसको वहाँ से हम पूरा कर सकें। थर्मल के कुछ चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को भी हम एक एक करके दूर कर रहे हैं। एक जॉइंट कमेटी बनी है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और ये कमेटी जो है इन सारे चैलेंजेस को दूर करने के लिए और काम कर रहे हैं। इस बार के बजट में 20,000 करोड़ रुपया और थर्मल न्यूक्लियर पावर के लिए ये अनाउंस किया गया है, जिसमें स्मॉल मॉड्यूल रिएक्टर ये सब लग पाएंगे और इंडियन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम भारत स्मॉल रिएक्टर्स BSR इसको भी एक्सप्लोर कर सके। और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी लाने की योजना बनी है कि प्राइवेट सेक्टर भी न्यूक्लियर पावर में आगे। हमने सऊदी अरबिया और UAE इनके साथ जॉइंट एक वेंचर बनाकर एक ट्रीटी की है, जिसमें वहाँ भी हम पावर को दे सकें। तो 2 गीगावाट ग्रिड इंटरेक्शन के लिए एक VSC बेस्ड HVDC सिस्टम ये प्रपोज किया गया है, जिसमें 1400 किलोमीटर की लेंथ की एक सबसी केबल ये बनाई जाएगी। और इसी प्रकार से ये सऊदी अरब के साथ है और UAE के साथ इसमें भी 2 गीगावाट कैपेसिटी प्रपोज की गई है, जो 1600 किलोमीटर की एक ट्रांसमिशन सबसी केबल इसको भी बनाने का एक प्रपोजल किया है, जिसमें कुल मिलाकर के 80,000 करोड़ रुपए के लगभग दोनों देशों के साथ 90,000 है, 47,000 करोड़ रुपया सऊदी अरबिया और 43,000 करोड़ रुपया UAE। तो ऐसा 90,000 करोड़ रुपए के एक ग्रिड इंटरकनेक्शन का ये जो प्रोजेक्ट है इसका भी MOU किया है, जो आगे जाकर के हमको रिजल्ट ये देगा। डिस्ट्रीब्यूशन में RDSS की बहुत बड़ी प्रगति हमने की है। इस RDSS का अभी 1.3 लाख करोड़ रुपए का जो बजट सैंक्शन हुआ था उसके अंदर काम होने शुरू हुए हैं। जैसा मैंने स्मार्ट मीटर की बात बताई, वो भी RDSS के अंतर्गत हो रही है। और लॉस को किस प्रकार से कम किया जाए
इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स, लॉस रिडक्शन वर्क्स, इसके अंदर भी 28% फिजिकल प्रोग्रेस में 1,51,00,000 रुपए के जो काम है उसके अंदर हो गई है। ये काम बहुत तेजी से आगे चला है। AT&C लॉसेस कम करने में भी ये सब हमको इसका लाभ मिल रहा है। इस प्रकार से एग्रीकल्चर फीडर के सेग्रीगेशन में भी काम चल रहा है। ईज ऑफ लिविंग में भी बहुत से ऐसे हमने टाइम रिड्यूस किए हैं मीटर कनेक्शन के लिए, और अन्य प्रकार की सिंप्लीफिकेशन मल्टीपल स्टेट्स ने इसको प्राप्त किया है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनीज, ये काम भी शुरू किया है। चंडीगढ़ इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने फुली प्राइवेटाइज अपने सारे सिस्टम को कर लिया है। मित्रों, ये चाहे जनरेशन हो अथवा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर एक में हमने पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में पर्याप्त काम किए हैं। तो उन कामों के कारण से हमको बहुत बड़ा लाभ ये सब हुआ है अपनी जनरेशन में, अपनी डिमांड को पूरा करने में और इस विषय को आगे बढ़ाने में। अब कुछ विषय ऐसे हैं जो नई अनाउंसमेंट्स आपके सामने, और ये मैं करने जा रहा हूँ। अनाउंसमेंट से पहले कुछ हमने जो रिफॉर्म्स किए हैं उस रिफॉर्म्स की भी चर्चा मैं जरूर करूँगा। जैसे ECBC अर्थात एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, जिसमें से हम पावर को यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इस ओर हम पूरा ध्यान दे सकें। तो इसके अंदर अभी तक जितने भी प्रयोग किए गए हैं उसमें एनर्जी कंजम्पशन में 18% का लाभ हुआ है। 18% पावर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोडक्ट जो भी प्रयोग हैं उसके अंदर ECBC एक इस वर्ष का नया जो एक कोड इशू किया है उसको अलग अलग स्टेट्स ने लागू करना शुरू किया है। सबसे पहले केरला ने इसको अडॉप्ट किया है और 25 स्टेट्स और यूटीज ने भी उसको अब अडॉप्ट करने के लिए आगे आ गए हैं। तो इसके अंदर जितने भी बिल्डिंग्स के कोड्स हैं उसमें 3 तरह की परफॉर्मेंस उसके अंदर बताई गई है। विशेष तौर पर जैसे उसमें बिल्डिंग कोड्स में जैसा बिल्डिंग्स को कीपिंग दम कूलर इन समर्स, यानी गर्मियों में कैसे मकान ठंडा रहे और सर्दियों में कैसे अपने आप उसमें वार्मर यानी गर्मी महसूस होती रहे, उसके अंदर पावर की कंजम्पशन कम हो सके। एक तो बिल्डिंग कोड में इस प्रकार से मेजरमेंट्स कुछ बताए गए हैं। इसी प्रकार लाइटनिंग और वेंटिलेशन, इसका भी पूरा ध्यान दिया गया है ताकि लाइट का उपयोग कम हो, वेंटिलेशन भी ठीक बना रहे, और वाटर कंजर्वेशन का भी उसमें उल्लेख है, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का भी है, इंडोर एयर क्वालिटी का विषय भी है। अर्थात ये सब विषय बिल्डिंग कोड्स के आधार पर अगर होंगे तो पावर की खपत इसमें बहुत कम होगी, ऐसा इसके अंदर एक विषय ध्यान में आया है। अभी तक 3500 प्लस बिल्डिंग्स ने ECBC जो कंप्लायंस है वो की है, क्योंकि ये कमर्शियल बिल्डिंग्स के ऊपर पहले लागू कर रहे हैं जहां इस प्रकार की पावर की खपत ज़्यादा होती है। साथ ही हमने रिफॉर्म्स में EV चार्जिंग गाइडलाइंस ये भी लागू किए हैं, क्योंकि EV व्हीकल्स इसकी पॉलिसी के अंतर्गत अब आगे EV व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, उसमें चार्जिंग का जितना एक सफिशिएंट उसमें प्रावधान बनाए जाएंगे उसकी पॉलिसी हमने लागू की है। तो उस गाइडलाइंस के आधार के ऊपर चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग, इस विषय पर कुछ स्टेशंस को सेटअप किया गया है और इसका भी एक उपयोग सब इसमें कर रहे हैं। जहाँ तक एयर कंडीशंस की स्टैंडर्डाइजेशन, टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन, ये भी एक नया प्रयोग, नया एक प्रावधान ये किया जा रहा है। इसको बहुत जल्दी लागू करने जा रहे हैं। अब AC का जो टेम्परेचर स्टैंडर्डाइजेशन है 20 डिग्री से 28 डिग्री रहेगा, यानी 20 डिग्री से नीचे हम उसकी कूलिंग नहीं कर सकेंगे और 28 डिग्री से ऊपर वार्मिंग नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार का एक पहली बार इस प्रयोग को किया जा रहा है। बहुत से देश ऐसे हैं, अभी बहुत से जो लोग बताते हैं जापान में ये 26-27 डिग्री के आसपास स्टैंडर्डाइज किया हुआ है, और इटली बता रहे थे 23 डिग्री इटली में किया हुआ है। जिन देशों को हम बहुत ज़्यादा
अपने से आगे मानते हैं, फॉरवर्ड मानते हैं और पता नहीं है वहाँ लोग बहुत कुछ आगे करते हैं, वहाँ इस प्रकार के स्टैंडर्ड है। और हमने अभी डरते डरते उसको 20 डिग्री किया है। इसका एक अनुभव आने के बाद इसको आगे भी विचार किया जाएगा और मुझे लगता नहीं है कि 20 डिग्री से नीचे कोई करके सोता होगा। सर्वे में तो ये है कि अभी 20 लोग कहते हैं इसको 24 अभी कर दें, लेकिन कुछ लोगों की चिल्लाटना शुरू हो जाए, इसलिए 20 से 28 उसको नॉर्म्स को हमने तय किया है। सिक्योरिटी के नाते साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा विषय पावर डिपार्टमेंट में आ गया है। साइबर सिक्योरिटी का पावर सेक्टर में हर लेवल पर, चाहे जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हों, चाहे हमारे ट्रांसमिशन के हों या हमारे डिस्कॉम्स के हों, उन सभी प्रोजेक्ट्स में हर प्रकार से सावधानी बरतने के लिए साइबर सिक्योरिटी का जो डिपार्टमेंट है इसको मजबूत कर रहे हैं। और इसमें भी खास करके जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं जिन जिन प्रोजेक्ट्स में लगती हैं उसके ऊपर विशेष ध्यान किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी शरारत करके किसी प्रकार का साइबर अटैक वो कर सकता है। अभी आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जो ऑपरेशन सिंदूर के समय बहुत बड़ी संख्या में और हमारे सारे सिस्टम पर अटैक हुए हैं, लेकिन साइबर सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा मजबूत है कि हर एक अटैक को हमने उसको काउंटर किया है और किसी प्रकार को कोई नुकसान होने की बात ये ना आई है, ना कभी आने दी जाएगी। इंडियन कार्बन मार्केट, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का विषय, ये देश और दुनिया में बहुत गंभीरता से इसको विचार किया जा रहा है कि कैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को कम करें। तो एनडीसी के माध्यम से एक कमिटमेंट सब देशों ने अपने आप कमिटमेंट की है, दी है। 2070 में नेट जीरो भारतवर्ष हो, ऐसी कमिटमेंट हमारी है। हालांकि कुछ देशों की इससे पहले की भी है और उसमें से कुछ देश ऐसे भी हैं जो उसमें से पहले भी लग गए हैं। उसमें उदाहरण के लिए अमेरिका ने बहुत जल्दी करके 2050 बताया और अमेरिका सबसे पहले भाग रहा है उसमें से कि नहीं, हम 2050 तक पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी हम उनसे आगे हैं, वो हमारे से भी कम है। हम 48% पर पहुंच गए हैं, वो भी 41% के आसपास है आरी में। वो फॉसिली ज़्यादा, गैस की सप्लाई उनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अब उसमें से वो टिके रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर भी अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जल्दी जल्दी समाप्त होना चाहिए, इस ओर सब बढ़ रहे हैं। और उसमें कंपटीशन पैदा करने के लिए जो कार्बन क्रेडिट्स हैं, जो कार्बन क्रेडिट्स को मेंटेन कर पाएंगे अपने हिसाब से कार्बन डाइऑक्साइड को और उससे अच्छा प्रभाव करेंगे, उनको कार्बन क्रेडिट्स उपलब्ध होंगे। जो नहीं कर पाएंगे उनको एक प्रकार से कार्बन क्रेडिट मार्केट से खरीदने पड़ेंगे, ताकि एक कंपटीशन पैदा करने के लिए जो एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, उस स्टैंडर्डाइजेशन में भी कार्बन मार्केट हम जो अपने बना रहे हैं। अभी तक विदेशों के अंदर कार्बन मार्केट चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, वहीं ये कार्बन मार्केट ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन हम अपनी बना लेंगे। जून 26 तक अपनी कार्बन मार्केट इस्टेब्लिश कर लेंगे, ताकि फिर उसमें जो स्टेट्स हैं जो आरपीओज को पूरा नहीं कर पाएंगे उनको भी एक फाइन के तौर पर जो उसकी पूर्ति करनी होगी आरपीओ की, तो कार्बन क्रेडिट्स को खरीदना पड़ेगा। जो स्टेट्स आरई में अपने टारगेट से अच्छा कर लेंगे उनको कार्बन उपलब्ध होंगे, तो कार्बन एडवांटेज भी पाएंगे। इस प्रकार इंडस्ट्री के नाते भी ये सब लोग कार्बन एमिशन के नाते से एक हेल्दी कंपटीशन के नाते कार्बन क्रेडिट इसका मार्केट का उपयोग जो है ये सब कर पाएंगे। नहीं है तो इसको 24 की आवर्स की उपलब्धि के लिए स्टोरेज फैक्टर को ही हम प्रमोट कर रहे हैं, चाहे वो बीएसपी है अथवा बैटरी स्टोरेज है, उसको प्रमोट करने के लिए उसके अंदर वीजीएफ का प्रावधान पहले भी किया गया है। पहले बस इसके लिए 13.2 गीगावाट का इम्प्लीमेंट प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो 13.2 गीगावाट है। एडिशनल 30 गीगावाट आवर्स ये भी नई योजना हम दे रहे हैं, जिसके अंदर 33,000 करोड़ रुपया और ये इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आएगी। और इसमें वीजीएफ की अमाउंट क्या होगी? 5,400 करोड़ रुपया वीजीएफ के अमाउंट जो सरकार जो है इन प्रोजेक्ट्स के लिए देगी। तो इस प्रकार से एक नया प्रावधान ऐसे जो बैटरी स्टोरेज के लिए जितने भी
एंटरप्रेन्योर्स आएंगे उनके लिए लाभ दिया जाएगा। बहुत बड़ी मांग थी, उसको आज हम पूरा कर रहे हैं। ट्रांसमिशन के लिए और ट्रांसमिशन में इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, तो उसको लेट पेमेंट सरचार्ज रूल्स के अंतर्गत इसको लाया गया है, ताकि वो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को और मजबूत कर सकें। ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है इस इन्वेस्टमेंट में इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन में आएंगे। अभी तक इंटरस्टेट ट्रांसमिशन में बहुत लोग आते थे, लेकिन इंट्रास्टेट में वो नहीं आते थे। इंट्रास्टेट में उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमने इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन लेट पेमेंट सरचार्ज ये रूल्स बनाए हैं, ताकि उनको उसमें लाभ हो सके। ऐसे ही राइट ऑफ वे, जमीन प्राप्त करने के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स के लिए बहुत कठिनाई आती थी, क्योंकि किसान की जमीन के रेट कुछ होते थे। डिपार्टमेंट प्राइवेट अथवा हमारे अपने सरकारी डिपार्टमेंट जो ऑफर करते थे वो काफ़ी कम पैसा होता था। उसके हमने रूल चेंज किए हैं कि अब जो कलेक्ट्रेट है, उस कलेक्ट्रेट के बजाय उनको पैसा कंपनसेशन गिरने के लिए हमने मार्केट रेट का आधार बनाया है, और मार्केट रेट को एजेंसीज के माध्यम से, थर्ड पार्टी एजेंसीज के माध्यम से वैल्यूट कराया जाएगा। उससे उनको पर्याप्त और जो है पैसा मिलेगा। 30% से और 200% तक अलग अलग आधार पर, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको जो पैसा है वो दिया जाएगा। इसी प्रकार इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन चार्जेस स्टोरेज प्रोजेक्ट का, इसमें भी दोनों पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट हैं, इनको 30 जून 28 तक जो इन प्रोजेक्ट के लिए ये पहले से चल रहे हैं, उनकी कमीशनिंग होगी 30 जून 28 तक। हाँ, तो उनको ये लागू रहेंगे। और दिस एक्सटेंशन विल सपोर्ट द डेवलपमेंट स्टोरेज नीडेड टू मीट द कंट्रीज रिक्वायरमेंट। यानी इनको स्टोरेज के माध्यम से दूसरे स्थानों पर जितनी भी पावर को भेजना पड़ेगा इंटरस्टेट ट्रांसमिशन के माध्यम से, वो वेवर जो है इनको चार्जेस का ये मिलेगा। एक नया ट्रांसमिशन के अंतर्गत ही नया फैक्टर जो अब सामने ला रहे हैं, चूँकि पावर की जितनी इवैक्यूएशन है वो बढ़ती जा रही है, ट्रांसमिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसके लिए ट्रांसमिशन लाइन्स जितनी बढ़ती जा रही है उतना ही राइट ऑफ वे भी उपयोगी यानी ज़्यादा काम आ रहा है। और अभी तक 765 केवी की लाइनें मैक्सिमम चलती थी। इससे हाई वोल्टेज की लाइनें हमारे पास नहीं थी, और कुछ देशों ने जो 1100 केवी की लाइनें, खास करके चाइना, यूएसए और ऐसे जो बड़े देश जहाँ रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उन्होंने लगा रखी थी। हम भी अब 1100 केवी लाइन पर जा रहे हैं। 1100 केवी की लाइन, इसको हमने अप्रूव कर दिया है, और जो 2034 तक जितनी भी 9 लाइनें हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, 2034 तक उनकी डेवलपमेंट हो जाएगी, ताकि उसमें हाई वोल्टेज की लाइनों से जितनी पावर है उसी लाइन में ज़्यादा पावर को ट्रांसमिट कर सकेंगे, ज़्यादा पावर को हम इवैक्यूएट कर सकेंगे कम स्पेस को घेरते हुए। तो एक नई ये जो डेवलपमेंट है ये आपको इसमें, आप में तो बहुत लोग ऐसे हैं जो एनर्जी सेक्टर को लेकर के और वर्षों से काम कर रहे हैं। मेरे जैसा व्यक्ति तो 1 साल का अनुभवी, आप लोग तो 10-10, 20 साल के अनुभवी होंगे। फिर भी कोई विषय और होगा, आप प्रश्न के रूप में आप बोलेंगे तो उसका निश्चित रूप से उत्तर दिया जाएगा। योजना तो ये है कि सभी मीटर्स प्रीपेड हों। इससे तो चोरी करने वाले कोई आदत है वो समाप्त होती है, और प्रीपेड वालों को थोड़ा सा ये भी रहता है कि कितनी बिजली खपत करनी है, तो उतनी खपत करने के बाद उनको अलार्म भी बजता रहता है कि आज आपका पैसा खत्म हो रहा है, उतनी यूज़ करें। अन्यथा यूज़ करने के बाद 2 महीने बाद पता लगता है कि कितनी बिजली खपत करके और कितना बिल आ गया। उसमें फिर वो 10 तरह के ऑब्जेक्शंस और फिर उसकी अपील और ये सब करते हैं। तो इसलिए सभी मीटर्स को प्रीपेड करना होगा, लेकिन बहुत पहले या तो सरकारी अधिकारियों को इसलिए कि
वहाँ से प्रारंभ करेंगे। उनको वेल अवेयरनेस है कि इसका करने से फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर 2% से 5% का कंसेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसकी बचत होती है। और इसी प्रकार से हाई वोल्टेज वालों को भी ज़्यादा अंतर पड़ता नहीं है। और उसके बाद सामान्य जन को भी एक स्टेप बाय स्टेप इसको सबको करना है, लेकिन सभी मीटर्स प्रीपेड हों, ऐसा डिपार्टमेंट की योजना है।